नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसे दुनिया भर के सबसे बेहतरीन विचारों को चुनकर बहुत ही सावधानी से तैयार किया गया है। हमारा संविधान, जैसा कि हम देख सकते हैं, उसने कई जगहों से प्रेरणा ली है। लेकिन ये देखकर एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ये जो पूरा ब्लूप्रिंट है, ये आखिर बना कैसे? क्या ये बस अलग अलग जगहों से नकल कर लिया गया था, या इसके पीछे कोई बहुत गहरी सोच काम कर रही थी? तो चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक वर्ल्ड टूर पर निकलते हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे हमारे संविधान निर्माताओं ने एक एक ईंट जोड़कर दुनिया के अलग अलग कोनों से विचारों को इकट्ठा कर इस शानदार इमारत को खड़ा किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरकार की नींव की, मतलब उसकी एकदम बेसिक बनावट की। सोचिए, जब एक नया देश बन रहा हो तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? यही कि सरकार चलेगी कैसे, उसका इंजन कैसा होगा। तो भारत के निर्माताओं ने इसके लिए ग्रेट ब्रिटेन के मॉडल को देखा, एक ऐसा सिस्टम जिससे हम पहले से ही वाकिफ। ब्रिटेन से हमने कुछ बहुत ही बुनियादी चीजें ली, जो आज भी हमारी राजनीतिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, जैसे कि संसदीय प्रणाली, जिसमें सरकार संसद को जवाब देती है, कानून का शासन, जिसका सीधा सा मतलब है कि कानून सबसे ऊपर है, कोई भी उससे बड़ा नहीं, और एकल नागरिकता, यानी हम सब सिर्फ भारत के नागरिक हैं। लेकिन एक बात थी, भारत ब्रिटेन जैसा कोई छोटा एक जैसा देश तो है नहीं। यहाँ तो भाषाएं, संस्कृतियां और भूगोल की इतनी ज्यादा विविधता है कि सिर्फ एक संसदीय प्रणाली से काम नहीं चलता। तो इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए हमारे निर्माता पहुंचे कनाडा। कनाडा से हमने अर्धसंघीय प्रणाली, या कहें तो क्वाजी फेडरल सिस्टम का आइडिया लिया। इसका मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें देश को एक साथ रखने के लिए एक मजबूत केंद्र सरकार तो हो, लेकिन राज्यों को भी अपने मामलों में पूरी आज़ादी मिले। ये संतुलन भारत के लिए एकदम सही था। और देखिए, कनाडा से लिए गए प्रावधानों से एक मजबूत केंद्र बनाने पर काफी जोर दिया गया, जैसे कि अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र के पास रखना, मतलब वो विषय जो किसी लिस्ट में नहीं है, उन पर कानून बनाने का हक केंद्र का होगा। साथ ही राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति का अधिकार भी केंद्र को दिया गया। इन सब का मकसद एक ही था, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। ठीक है, तो सरकार का ढांचा तो खड़ा हो गया, पर अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस ढांचे में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा कैसे होती है। सरकार का ढांचा तो तैयार था, पर अब सवाल था नागरिकों का। उनका और सरकार का रिश्ता कैसा होगा, उनके अधिकार क्या होंगे और उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, ये अगला सबसे जरूरी सवाल था। और इस बड़े सवाल का जवाब मिला अमेरिका के संविधान से। वहां से हमने मौलिक अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स का विचार लिया। ये वो अधिकार हैं जो हर नागरिक को जन्म से मिलते हैं और जिन्हें सरकार भी नहीं छीन सकती। ये एक तरह से नागरिकों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। लेकिन देखिए, बात सिर्फ अधिकारों की नहीं होती। अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी तो आती हैं, है ना? ये विचार हमें मिला पूर्व सोवियत संघ से, जहां से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया। ये हमें याद दिलाते हैं कि एक नागरिक होने के नाते देश के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो बात ये है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक तरफ है मौलिक अधिकार, जो हमारी ढाल हैं, जो हमें सरकार की मनमानी से बचाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ है मौलिक कर्तव्य, जो हमारी जिम्मेदारी हैं, जो हमें एक बेहतर देश बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और इस पूरे संतुलन को और बेहतर बनाने के लिए आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए। ये सिद्धांत सरकार के लिए एक नैतिक गाइडबुक की तरह हैं। ये बताते हैं कि देश के लिए नीतियां बनाते समय किन आदर्शों और लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं उन ऊंचे आदर्शों की जो हमारे संविधान को रास्ता दिखाते हैं, और उन तरीकों की, उन प्रक्रियाओं की जो इसे असल में चलाती हैं। हर महान दस्तावेज के पीछे कुछ महान आदर्श होते हैं। हमारे संविधान की आत्मा में फ्रांस की क्रांति के 3 सबसे बड़े नारे बसे हैं: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये 3 शब्द ही हमारे लोकतंत्र की असली नींव हैं। लेकिन एक सवाल है, समय तो हमेशा बदलता रहता है, समाज की जरूरतें बदलती हैं, तो कोई संविधान हमेशा के लिए प्रासंगिक, मतलब रेलेवेंट कैसे रह सकता है? इसका एक ही तरीका है कि वो एक जीवंत दस्तावेज हो जो समय के साथ खुद को बदल सके। इस बड़ी समस्या का हल हमें मिला दक्षिण अफ्रीका के संविधान से।
वहां से हमने संशोधन यानी बदलाव की एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई जो ना तो बहुत आसान है कि कोई भी सरकार जब चाहे इसे बदल दे, और ना ही इतनी मुश्किल कि ये समय के साथ बदल ही ना पाए। यही संतुलन हमारे संविधान को आज भी जिंदा रखे हुए है। और सिर्फ इतना ही नहीं, संविधान को स्मूथली चलाने के लिए कुछ और भी जरूरी चीजें दुनिया भर से ली गईं। जैसे ऑस्ट्रेलिया से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को बांटने के लिए समवर्ती सूची का आइडिया लिया। जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने ये सीखा कि इमरजेंसी के दौरान अधिकारों को कैसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। और जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लिया गया। ये सब मिलकर हमारे संविधान को एक मजबूत ढांचा देते हैं। तो इन सब बातों को सुनकर एक सवाल मन में आ सकता है कि क्या हमारा संविधान सिर्फ एक, कह सकते हैं कि कॉपी पेस्ट किया हुआ दस्तावेज है, जैसा कि कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं? बिल्कुल नहीं, इसे नकल कहना सही नहीं होगा, बल्कि ये एक बहुत ही सोच समझकर किया गया संकलन है। संविधान सभा में हर एक प्रावधान पर महीनों तक बहस हुई। दुनिया भर से लिए गए हर विचार को भारत की जरूरतों और यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से बदला और ढाला गया। ये ऐसा था जैसे दुनिया के सबसे अच्छे फूलों को चुनकर भारत के लिए एक नई माला बनाई गई हो। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए कि दुनिया भर की समझ और तजुर्बे से बना ये 75 साल पुराना ढांचा आज भी दुनिया के सबसे बड़े और सबसे रंग बिरंगे लोकतंत्र को सफलतापूर्वक रास्ता कैसे दिखा रहा है, इस पे सोचिएगा जरूर।